मैं कई सालों से प्रिडिक्ट कर रहा था कि 2020 से लेकर 2036 का जो 16 साल का समय है, ये जी। दुनिया के लिए बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी? अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बीजेपी तो आपको लगता है कि जो ये कलयुग में एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि झूठ और सच के बीच में लड़ाई होने वाली है और सच्चाई की जीत होगी? होने वाली नहीं। 2020 से 2036 का जो समय है, इसमें हम आ चुके हैं ऐसे समय में जब दैविक शक्तियाँ जो हैं, दैवी शक्तियाँ वो इंडिया का जो ग्लोबल स्टैचर है वो सिग्निफिकेंटली स्पेशली वॉर्स के बीच में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच में, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है? पर्टिकुलरली 2028 से लेकर 2032 का समय जो है, ये भारत के लिए बहुत। और एक बात है, बंगालियों में एक बात है, वो आपके क्या विचार हैं हेमंता बिस्वा के बारे में? हेमंत बिस्वा जी नमस्कार। आज देखिए पूरे इस विश्व में क्या हो रहा है, स्पेशली हमारे भारत में क्या हो रहा है, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज पीवीआर नरसिम्हा राव जी के साथ, जो एक आईटीएन है, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, टीचर हैं। इनकी इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, जितनी मैं मेंशन करूंगी मेरे को लगता है मेरे 30 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आज इनसे बात करते हैं कि जो हमारे देश में हो रहा है या पूरे विश्व भर में हो रहा है, क्या अलग है या सिर्फ भारत में ही सेम चीजें हो रही है या क्या सिर्फ भारत ही कुछ अलग दिशा ले रहा है। नमस्कार नरसिम्हा जी। नमस्कार पायल जी। कैसे हैं नरसिम्हा जी आप? मैं ठीक हूँ, एंजॉयिंग द बंगाल वोट टेकिंग। Oh, it was like it's such, I'm so excited. I can't tell you. मेरे को I हिस्टोरिक can't get to हिस्टोरिक it's historic. Yeah. चारित्रात्मक। हाँ सच्ची में बिल्कुल ही बहुत खुशी, इतनी खुशी जाहिर हम सब जाहिर ही करी जा रहे हैं बार बार। नरसिम्हा जी, मैं आपसे ये बात करूंगी आज कि इतना इंटेंस पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा है, आपने देखा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये एक फेज है, ये टेम्परेरी टर्बुलेंस है कि ये ज्यादा देर तक चलेगा, कि ये एक सिविलाइजेशन शिफ्ट हो रहा है? मैं कई सालों से प्रिडिक्ट कर रहा था कि 2020 से लेकर 2036 का जो 16 साल का समय है, ये जी। दुनिया के लिए बड़ा ही नाजुक समय है। ये ऐसा समय है जब जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जब जो भी इक्विलिब्रियम था कई सालों से, ये बिगड़ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा। मगर एक बात मन में रखना चाहिए कि जो भी इक्विलिब्रियम था दुनिया में पिछले कुछ डिकेड्स में, वो सस्टेनेबल नहीं था, वो धार्मिक नहीं। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि 2036 के बाद जो भी नया इक्विलिब्रियम, नई संतुलता आने वाली है दुनिया में और पर्टिकुलरली भारत में, वो धार्मिक होगा और आल्सो वो सस्टेनेबल होगा। उसमें ओके। उसमें दम रहेगा। और जो भी हमने मोदी जी के आने के बाद देखा है, जैसे हिंदुओं को पिछले जमाने में हम हिंदू हैं बोलने के लिए डर लगता था। सही हिंदुओं कह को रहे चुप के अपना धर्म का पालन करना पड़ता था। हैं। और जी। हिंदुओं की आप मजाक करो, हिंदू धर्म का मजाक करो, हिंदू देवताओं का मजाक करो, उन पे जोक बनाओ, ये सब चलता है, ये सब सेक्युलर है। मगर जब कोई हिंदू किसी और दूसरे धर्म पर कोई कमेंट करता है या उन्हीं के धर्म ग्रंथ से कोई कोट करता है, तो वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। और सेंसिटिव। हाँ, हमने देखा था उनको अंडरग्राउंड जाना पड़ा उस कमेंट उनके धर्म ग्रंथ से कोट करने के बाद। इस तरह का डायनामिक जो है ये 1000 साल से चल रहा है। हजार साल से हिंदू अपने ही देश में वो सेकंड क्लास सिटीजन रह चुके हैं। जब से खिलजियों ने आया, जब से मुगलों ने आया, जब से वो जो भी मुसलमानों का मुसलमान राजा जो थे, उनका उनका जो राज चला भारत में, और उसके बाद जो क्रिश्चियंस आए, ये सब प्रॉब्लम ये है कि ये दो रिलीजियंस जो है, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये डोमिनेंट रिलीजियंस है। ये ऐसे रिलीजियंस है जो सुप्रीमेसिस्टिक रिलीजियंस है, अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरों को नीचा दिखाना उनके लिए अच्छी बात है। और ऐसा नहीं सोचते जैसे हिंदू सोचते हैं कि उसे अपने अपने कर्म पर छोड़ दो, मैं उसे क्यों कन्वर्ट करूं या मैं उसे क्यों चेंज करूं। वो अपने कर्म पे जाएगा, मैं अपना कर्म करूंगा, उस तरह नहीं सोचते हैं। उनका बेसिक फिलॉसफी है कि कन्वर्ट करो लोगों को, यही सच्चा धर्म है। जो भी इसका पालन नहीं करते हैं वो नरक में जाएंगे, उसे उन लोगों को बदलना चाहिए, वो धर्म है, वो अच्छा काम है। ये सोच जो थी इन दोनों धर्मों में, ये
हिंदुओं को अप्रेस कर चुका है, हिंदुओं को अपने ही लैंड में परसिक्यूट किया है पिछले जी, 1000 साल से। और जब आज़ादी मिली थी 1947 में, आज़ादी के बाद भी कुछ नहीं बदला। आज़ादी के बाद भी जो भी नेता आए वो मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा था और उनमें एक डर पैदा किया था कि जो भी हिंदुओं की बात कर रहा है, अगर आप उन्हें समर्थन देंगे तो जैसे जनसंघ था, जैसे हाँ, बीजेपी भाजपा था, अगर उनका समर्थन करोगे तो आपको मिटाएंगे, आप अपना धर्म नहीं पालन कर सकोगे और आपको हिंदू बनाया जाएगा। इस तरह का जो नैरेटिव वो फैलाते थे, उससे जो भी मुसलमान है वो डर डर के ये वोट बैंक बने थे, मगर उनका कुछ फायदा नहीं हुआ था। और बात यह है कि हिंदू असल में इनहेरेंटली सेकुलर है। हिंदू धर्म में किसी और को बदलने का, किसी और को कन्वर्ट करने का थाट ही नहीं है हिंदू धर्म में। हिंदू सही हिंदू है। धर्म ऐसा है जो अपने अपने आप पे फोकस करता है। तुम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रोग्रेस बनाओ और तुम भगवान को रीच करो। और कई पाथ होते हैं भगवान को रीच करने के लिए। आप भक्ति मार्ग ले सकते हो, आप ज्ञान मार्ग ले सकते हो, आप नास्तिक होके भी भगवान को नहीं मान के भी भगवान के बहुत करीब जा सकते हो अगर अच्छे कर्म करते हो। कर्मयोग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कुछ राजयोग भी है। कुछ प्रैक्टिसेस से आप अपने अपने शरीर पे उसमें जो नाड़ियां हैं उन पे काबू पाके उस तरह भी आप सेल्फ रियलाइजेशन पा सकते हो। इसलिए हिंदू धर्म बहुत ही वर्सेटाइल रिलीजन है, इसमें बहुत सारे मार्ग हैं। और अगर कोई आता है कहता है तो हमारे भगवान का नाम ये है और ये करना चाहिए उनको पाने के लिए, हमें उन लोगों को इंटीग्रेट कर सकते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये दोनों रिलीजन से प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं कि जो भी आप करते हो वो गलत है, ये बिल्कुल ये ही करेक्ट है, माई वे और हाईवे। अगर या ये नहीं करते हो तो भटक जाओगे। मगर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, भारत में जो मुसलमान हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें शायद 90% लोग वो इनहेरेंटली सेकुलर हैं। उन्हें जो भी ये फैनेटिकल आइडियोलॉजी है, अगर कोई हिंदू देवता की प्रार्थना करता है तो उसे मार देना चाहिए या उसे बदलना चाहिए, मुसलमान बनाना चाहिए, ये उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। वो दे माइंड देयर बिजनेस, दे माइंड देयर फैमिली, अपने कुटुंब के साथ अच्छा जीवन बिताने में, कुछ पैसा कमा के सुख से जीने का सोचते हैं। 90% लोगों को ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। मगर ये 1% लोग हैं जो भी औरंगजेब ने किया था, जो भी पिछले मुसलमान राजाओं ने किया था, वो उस तरह से सोचते हैं। उनके लिए औरंगजेब एक हीरो है और वो उसी तरह करके वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अब हिंदू अपनी आवाज उठा रहे हैं, हिंदुओं को दबा के रखने का उनका सोच है। और वो जो भी ये जिहादी मेंटालिटी है उसको सपोर्ट करके वो अपने क्राइम, कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो अपना क्राइम सिंडिकेट बना के, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा था योगी जी से पहले, और हाँ, बंगाल जी, पश्चिम बंगाल में भी अभी हैं। एक क्राइम सिंडिकेट खड़ा करके अपने के लिए बहुत बड़ा फॉर्च्यून करो। और अगर सरकार आपको कुछ करना चाहे तो भड़काओ, मुसलमानों को भड़काओ और कह दो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये माइनॉरिटी ऑपरेशन हो रहा है। ये इस नैरेटिव को बेसिकली लोगों के मन में इतना जितना फैला डर दो डाल कि हाँ, वो अपना काम इजी हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये 1% लोग प्रॉब्लमैटिक, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक क्रिमिनल लोग हैं। और शायद और 9% लोग ऐसे हैं, 90% लोग डोंट केयर, 9% लोग ऐसे हैं कि जो भड़क जाते हैं इस नैरेटिव से और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और सड़कों पे आते हैं, वो राइट्स करते हैं, वो समझते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि जो भी सरकार है जो हिंदू धर्म का समर्थन कर रहा है वो बेसिकली अपने खिलाफ है, उनको कुचलेगा, उनको दबा देगा। ये सोच के वो भड़क जाते हैं और वो जिहादीस को सपोर्ट देते लगते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि आने वाले 6-10 सालों में इन जनरल, लेट्स टेक ए स्टेप बैक, इन जनरल 2020 से लेकर 2036 का जो समय है ये वंस इन ए मिलेनियम काइंड ऑफ टाइम है, या ऐसा समय हजारों सालों में एक बार आता है। ये हम 20 साल से कह रहे हैं, ये अभी नया नया नहीं कह रहे हैं। ऐसे समय में असल ऐसे बदलाव आते हैं जिससे एक नया इक्विलिब्रियम आ जाता है दुनिया में। और मुझे ऐसा लगता है, कुछ मंडेन लॉन्ग टर्म मंडेन चार्ट्स को देखे, कि यूरोप में और इन जनरल सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता जाएगा दुनिया में। और
लोग ऐसा देखेंगे उनकी वोट कि वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और वो टॉलरेंट नहीं है, इसलिए उनके लिए टॉलरेंस अच्छी बात नहीं है। टॉलरेंस फॉर इंटॉलरेंस इज नॉट टॉलरेंस, इट इज एक्चुअली इंटॉलरेंस। ऐसा सोच बढ़ेगा यूरोप में, और मुसलमानों के खिलाफ जो सेंटिमेंट है वो बढ़ता जाएगा। और कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो है मिडिल ईस्ट में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो बहुत ही ट्रबल्स में फंस जाएंगे, उनके इकोनॉमी स्ट्रगल करेंगे, और इन जनरल आने वाले 10 सालों में मुसलमानों में कुछ डिसोल्यूशनमेंट आएगा। और अभी ये इलॉजिकल लगेगा, मगर मेरा मानना यह है कि भारत का जो मुसलमान पॉपुलेशन है ये मॉडल पॉपुलेशन बनेगा। ये ऐसे वर्शन ऑफ इस्लाम को अडॉप्ट करेगा जो टॉलरेंट है, जो ये जैसे मैंने कहा, ये 1% लोग हैं जो उन्हें भड़का के, मिसलीड करके अपने क्राइम सिंडिकेट्स को सक्सेसफुल बना रहे हैं, उनको नकार देंगे। जो भी जैसे दाऊद इब्राहिम है, जैसे ये लोग उनके लिए हीरो नहीं रहेंगे, और जो 9% लोग उनके साथ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उनको भी उनका भी साथ छोड़ देंगे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स। और मुझे लगता है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो ये सब जानते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाए और एक बन जाए। कुछ लोग अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में सारे मुस्लिम्स को ये बेसिकली ग्रुप एवरीबडी टुगेदर एंड से एवरीबडी इज अलाइक, दे आर ऑल जिहादी, दिस काइंड ऑफ नैरेटिव ये फैल रहा है सोशल मीडिया में, मगर ये विनिंग स्ट्रेटजी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी है, जो वीएचपी है, उनका स्ट्रेटजी ये है कि डिवाइड, जो भी इनहेरेंटली सेक्युलर हैं, जो भी इनहेरेंटली टॉलरेंट हैं, उन्हें मत मिलाओ। वो 10% मुसलमानों के साथ मत मिलाओ, और उन्हें आवाज दो। उनमें जो लीडर्स हैं उनका बड़ा आवाज नहीं है, इसलिए कुछ मॉडरेट मुस्लिम्स जो हैं उन्हें स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ, उनको आवाज दो, उनको प्लेटफॉर्म दो, और उन्हें लड़ने दो। जो भी प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों को भड़का के हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, ये कहते हुए मुझे शर्म आता है कि कुछ मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही नहीं, मगर भारत के खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। वो ईरान के साथ या पाकिस्तान के साथ या गाजा के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मगर एक बात मैं साफ कहूंगा, वो मेजॉरिटी नहीं है। ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि वो मेजॉरिटी है, मगर वो माइनॉरिटी है, मगर उनकी आवाज लाउडर है। इसलिए जो भी मॉडरेट हैं उनको आवाज दो, उनको एनकरेज करो, और उनको आपस में लड़ने दो। और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में जो भी प्रोग्रेसिव मॉडरेट मुसलमान है भारत में, वो अपना नमाज करेंगे घर में, वो नहीं इंसिस्ट करेंगे कि हमें सड़क पे आके नमाज करना है या ये अजान लगाना है मस्जिद से, ये करना है। ये सब दिखावे के जो चीजें थी, जिन्हें ये भड़काने वाले नेता, मुसलमान नेता, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती थी, मगर ये लोग उनमें इन लोगों को कोई लगाव नहीं होगा। ये चाहेंगे कि इकोनॉमी अच्छा करे, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अच्छा करे, और उनके जीवन इंप्रूव हो जाए, उनके कुटुंब वाले जो हैं वो अच्छा करे, उस पर ध्यान देंगे। और उन्हें ये भी समझ में आएगा कि अगर हिंदू अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर हिंदू ओपनली अपना धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर हिंदू सड़क में आके कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं त्योहार, उनका कोई नहीं बिगड़ रहा है। ये अभी कई मुसलमान ये जानते हैं, मगर वो अभी चुप हैं। उन्हें एम्पावर किया जाएगा आने वाले सालों में। कुछ लोग समझते हैं कि भाजपा केवल हिंदुओं का पार्टी है, मुसलमान कभी वोट नहीं देंगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले सालों में हिंदू अपना आवाज उठाएंगे बिल्कुल, मगर जो भी प्रोग्रेसिव मुसलमान है वो भी भाजपा के साथ खड़े होंगे। और जो भी एफर्ट रही पिछले शायद 60-70 ईयर्स, जो भी एफर्ट रही थी मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि अगर आप कोई हिंदू पार्टी को का सपोर्ट करते हो तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, लोगों का उससे विश्वास उतर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चांस देना चाहिए और इस तरफ एफर्ट बनाना चाहिए, और ये सक्सेसफुल होगा आने वाले सालों में। अच्छा नरसिम्हा जी, आप मुझे बताइए, ये वेस्ट बंगाल में एकदम क्या हुआ? क्या स्टार्स बदले? देश के नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट के स्टार्स कैसे बदले कि असम में भी
एक सुनामी आई, इधर हाँ। वेस्ट बंगाल में भी सुनामी आई। ऐसा क्या हो गया कि त्रिपुरा भी भाजपा के नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या हुआ अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी? According to Vedic astrology, BJP's chart is strong and Congress chart is basically has a ओह! graph that is going down. In general, आने वाले 2-3 सालों में कांग्रेस की परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी और भाजपा की स्थिति जो है और भी बढ़ जाएगी। 2024 वाज द लोवेस्ट भाजपा के लिए। तब मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि पीपल वर सेइंग 400 अब की बार 400 पार। मैं तभी मेरा प्रेडिक्शन था कि एलाइज पे डिपेंड करना भी पड़ सकता है इनके लिए, ये आसान नहीं होगा, कंप्लेसेंट मत बन जाओ। मगर वो वर्ष था, उसके बाद भाजपा का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए वो एक बात है। और इंडिविजुअल नेता जो हैं उनके भी हॉरोस्कोप मैटर करते हैं। 2021 में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ममता जी जीत जाएंगी 2021 में, मगर मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था कि उनका आखिरी टर्म होगा, उसके बाद वो हार जाएंगी, इधर 2026 में हार जाएंगी या पहले ही उन्हें विल गिव निकल अप। दिया जा सकता है, वो गिर सकती है। मगर नहीं गिरी, वो बेस्ट केस सिनेरियो है, मगर नहीं गिरी तो 2026 में बिल्कुल गिरेंगी और उसके बाद खेल खत्म, उनका पॉलिटिकल करियर सा समाप्त हो जाएगा। सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ये होने वाला जैसे अखिलेश हैं, ये सबके साथ ये होने वाला है कि मतलब बहुत सारे तो इ स्टेट्स में जो हर हर कुंडली को देखना पड़ता है। अखिलेश जी जो हैं उनका नहीं भी ओवरऑल ओवरऑल भाजपा के लिए अच्छा समय है। इसलिए इन जनरल भाजपा अपनी स्थिति को और मजबूत बनाते जाएगा। और रही बात अखिलेश की, वो ममता से बेहतर रिजल्ट्स लाएँगे, मगर वो भी नहीं जीत पाएँगे। सरकार नहीं मगर बना मगर पाए। ममता से बेहतर रिजल्ट्स ला पाएँगे अखिलेश जी। अच्छा नरसिम्हा जी एक और चीज़ बताइए मुझे, जैसे इंडिया है वो एक नेशनलिस्ट एरा के साथ चल रहा है, मतलब एक हाँ, ऐसा चेंज आया है, नेशनलिज्म का बहुत चेंज आया है। ये भी कोई प्लैनेटरी होता है इफ़ेक्ट होता है कि डिसाइसिव लीडरशिप मिल जाती है आपको, हाँ। असर्टिव भारत मिल जाता है आपको, नेशनलिस्ट भारत मिल जाता है, कितना नेशनलिज्म फैल रहा है, पैट्रियोटिज़्म फैल रहा है, ये भी स्टार्स होते हैं? भारत के लॉन्ग टर्म कुंडली जब शनि और गुरु एक साथ मिलते हैं, तब हम ये कुंडली बनाते हैं और ये 20 साल में एक बार होता है और वो आने वाले 20 साल में क्या होता है ये बताता है। और 2000 में जो कुंडली थी शनि गुरु युति कुंडली, उसके हिसाब में भारत में कुछ बदलाव शुरू होना था। और जो 2020 से लेकर 2040 तक की कुंडली है शनि गुरु युति कुंडली भारत का, उसमें तो साफ दिखता है कि भारत के लिए होनहार, काबिल और वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप आएगा और वाओ! काबिलियत के साथ भारत को लीड करेगा। ये कुंडली है षष्टम सी कुंडली, जो ऐसे कर्मों को, सूक्ष्म कर्म जो अब फल देंगे, उन कर्मों को दिखा जाता है। और उस कुंडली में 2020 दिसंबर में जब शनि और गुरु मिले थे, उस कुंडली में षष्टम सी कुंडली में मकर लग्न था और उसमें शनि था, एक महापुरुष योग दे रहा था। और दशम स्थान जो लीडरशिप को दिखाता है, उसमें शुक्र जी अपने मूल त्रिकोण में थे, तुला राशि में। इसलिए 2 महापुरुष योग है, 5 महापुरुष योग होते हैं, उनमें से 2 हुँ, महापुरुष योग हैं। और ये शनि दिखाता है ऐसा लीडरशिप जो पॉपुलर है, जो मासेस से जुड़ जाता है। और शुक्र जी दिखाते हैं ये पैशनेट एंड पेट्रियाटिक लीडरशिप। इसलिए ये भारत के लिए राइज होने का समय है, 2020 से लेकर 2040 तक का समय, पर्टिकुलरली 2028 से लेकर 2032 का समय जो है, ये भारत के लिए बहुत बढ़िया समय है। और इस समय में भारत के लिए ऐसे नेता आएंगे जो भारत के लिए काम करेंगे, वो देशभक्ति से काम करेंगे और जो भी भारत के खिलाफ शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका अंदाजा लगा के, सही समय पे अंदाजा लगा के उसे जैसे तोड़ना चाहिए, बिना थिएट्रिक्स, बिना कुछ ड्रामा नौटंकी जो आप टीवी पे दिखाते हो, हुँ। अंडर द टेबल, बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे जो भी करना है वो मूव कर दो और उसे आदि में भी अंत कर दो। ऐसे लीडर्स अच्छा आने वाले हैं, ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वाओ! ऐसा ही हो। अच्छा एक और आप मुझे बात बताइए जैसे इंडिया का जो ग्लोबल स्टैचर है, हाँ। वो सिग्निफिकेंटली स्पेशली वॉर्स के बीच में, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच में, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में, एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लगता है इंडिया इज़ डेस्टिन्ड टू इमर्ज एज़ अ विश्व गुरु एंड अ विनर इन स्पाइट ऑफ ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इनसिक्योरिटी चल रही है और अनसर्टेनिटी चल बिल्कुल, रही है?
रही है। ये बिल्कुल। बैलेंसिंग पावर बन जाएगा इंडिया? बिल्कुल, बिल्कुल। भारत अब तो थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, मगर हम हाँ। 2006, 2007 तब से हम बोल रहे थे कि 2020 से लेके 2036 का जो समय है, तब भारत का हवा बदलेगा। भारत का जो पोज़ीशन है दुनिया में, जियोपॉलिटिकल पोज़ीशन जो है, वो बहुत बढ़ जाएगा और भारत का बड़ा सम्मान होगा दुनिया में। और एक बात भी है, ये समय यूएस के लिए अच्छा नहीं है। समय ऐसा है कि यूएस अच्छा। शूट इटसेल्फ इन द फुट अनफॉर्चुनेटली, और अपने आप को उनके इंटेंशंस तो ऐसे होंगे कि उनकी जो सुप्रीमेसी है दुनिया में उसे जारी रखे, उन्हें उसे क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिकन लीडरशिप को कि अपनी सुप्रीमेसी खो रहे हैं चीन को, हुँ, और उसे हुँ, जारी रखने के लिए, उसे उसी तरह रखने के लिए, और बैरियर जो है दूसरे देशों के लिए उसे उसी तरह रखने के लिए वो कुछ एग्रेसिव कर रहे हैं और करते हुँ, जाएंगे। मगर ये इनडायरेक्टली इट इज लाइक शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। इसलिए मैंने कई साल पहले कहा था कि 2020 टू 2036 टाइम फ्रेम यूएस के लिए बुरा है। यूएस विल वीकेन। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूएस कोलैप्स हो जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं कि यूएस टुकड़ों में बट जाएगा, वो नहीं हाँ, होगा वो नहीं होगा। मेरे हिसाब से। मगर जैसे यूनाइटेड किंगडम को हुआ था, यूके को हुआ था जी। 1940s और 1950s में, हुँ, बिल्कुल उसी तरह यूएस को होगा। तब यूके अनक्वेश्चन्ड सुपर पावर था, नंबर 1 था, सारी दुनिया में अव्वल नंबर था। मगर उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनका पोजीशन नंबर 1 से मिड रेंज पावर को आ गया था। यूएस और यूएसएसआर जो थे वो टॉप पावर्स बन गए थे। उसी तरह यूएस का होने वाला है आने वाले सालों में। और जो भी ट्रम्प जी कर रहे हैं और डीप स्टेट कर रहा है, और जो भी उनके बाद आने वाला करेगा, ये सब उसे लीड करेगा। और जो ये कर रहे हैं, ये चीन को वीकेंड कमजोर बनाने के लिए कर रहे हैं। और मेरा कैलकुलेशन ये है कि चीन अभी बैठेगा और देखेगा क्या कर रहे हैं और कुछ नहीं करेगा। मगर 1 साल या 1.5 साल बाद वो भी कुछ करना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो टक्कर यूएस और चीन में होगा, यूएस वीक हो कमजोर पड़ेगा और चीन तो टुकड़ों में बट जाएगा। 2036 तक तो चीन एक देश नहीं रहेगा, चीन हिस्सों में बट जाएगा और यूएस भी वाओ! वीक हो जाएगा। भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हुए अपना बिजनेस माइंड करेगा, अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाता रहेगा। मगर एक वक्त में भारत को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मगर भारत विल लूज द लीस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज इन दिस कमिंग बिग कॉन्फ्लिक्ट। चीन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और यूएस पे भी असर पड़ेगा। बट इन जनरल भारत का जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत ऊपर आ जाएगा। एक रीजन है, एक वजह यह है कि उनका एफर्ट है, अच्छे लीडर्स आके अच्छा कर रहे हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि दूसरे देश जो हैं, वो भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं भारत को। और रशिया भी इतना भारत का ही दोस्त रहेगा? ऐसा लगता है अभी। मगर मेरी गणना यह है कि रूस के साथ रूस को चीन और भारत में चुनना पड़ेगा 2030 तक। तब तो रूस चीन को चुनेगा और भारत अमेरिका को चुनेगा। अभी लोगों को ये लॉजिकल लगेगा, मगर मुझे लगता है कि वाओ! आने वाले 2032 टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा मुकाबला, बड़ा युद्ध होने वाला है हाँ, विश्व के बड़े पावरों के बीच में। तब तो रूस चीन के साथ खड़ा होगा, और मुझे लगता है कि यूएस के साथ भारत खड़ा होगा, इजराइल और भारत खड़े होंगे। हाँ। मगर बात यह है कि भारत का पोजीशन बिल्कुल बढ़ता जाएगा, और 2030s में उस युद्ध के बाद भारत अपने आप को एक सुपर पावर के रूप रूप में में देखें। कंसोलिडेट कर लेगा अपना पोजीशन दुनिया में। अच्छा नरसिम्हा जी आप मुझे ये बताइए आजकल जो सोशल मीडिया है, एक हाँ। प्रोपेगेंडा भी होता है उसमें नैरेटिव वॉर भी सेट हो जाता है। झूठ बोल देते हैं यहाँ दलित को मार दिया ब्राह्मण ने या योगी जी की सरकार मतलब किसी मिनिस्टर के ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा देते हैं, बाद में वो झूठा निकलता है, तब तक वो मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता है और फिर इलेक्शन हार जाता है। बहुत ज़्यादा नैरेटिव वॉर चलता है झूठ के ऊपर, प्रोपेगेंडा के ऊपर। हाँ। तो आपको और ये इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको लगता है कि जो ये कलयुग में एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि झूठ और सच के बीच में लड़ाई होने वाली है और सच्चाई की जीत होएगी? होने वाली नहीं, हो रही है। झूठ और सच के बीच में युद्ध कई सालों से हो रहा है। और जब भी ऐसा लगता था कि जब भी लोगों को ऐसा लगता था कि दुनिया में शांति है, युद्ध नहीं हो रहे हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड इज डूइंग वेल, कंट्रीज आर प्रॉस्परिंग, तब भी झूठ था। और तब सच को बेसिकली चुप करके झूठ जीत जाता था। इसलिए हमें युद्ध नहीं दिखाता था। मगर उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है वो कई सालों से चल रहा है। और ये 2020 से 2036 का समय मैंने जो बताया, इसमें ये युद्ध
ऊपर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडर द सरफेस, नाउ इट इज कमिंग ऑन द सरफेस। और जैसे आपने कहा था, चुनावों में लोगों के खिलाफ नैरेटिव फैलाया जाता है, प्रोपेगेंडा रहता है, मोदी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, उनके उनके खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा है, समटाइम्स फ्रॉम सपोजिटली देयर ओन फ्रेंड्स और हु वर देयर ओन फ्रेंड्स। ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा और इसके पीछे कुछ फॉरेन हैंड्स भी होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि यूएस और भारत के बीच में दोस्ती बढ़ती जाएगी आने वाले सालों में, मगर ये कलयुग के जो पावरफुल देश होते हैं उनमें दैविक टेंडेंसी कम होता है और असुरिक टेंडेंसी ज्यादा होता है। इसलिए वो असुरिक जो जो प्रकृति है उससे वो दोस्त को भी बेसिकली कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। इतना मजबूत मत बनो कि मेरे लिए टेंशन बन जाओ। इसलिए दोस्तों के साथ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी देते हैं, उन्हें कुछ बेच देते हैं, मगर उन्हें चेक में रखने के लिए और शायद हो सके तो सरकार को बदला के जो भी आपका और फेवरेबल हो उसे लाने के लिए जो भी करना है वो करते रहो। इसलिए जो भी षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचे जाते हैं, जो भी नैरेटिव वार लड़ा जा रहा है, उसमें फॉरेन हैंड्स भी हो सकते हैं, मगर वो मुमकिन नहीं होगा अगर देश के अंदर लोग उसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। मगर हमेशा ऐसे लोग होंगे। मगर बात यह है कि जब वाजपेयी जी का सरकार था 2004, 1999, उस समय में वो जीत रहे थे। अब जो भी प्रो हिंदू फोर्सेस हैं, प्रो धर्मा फोर्सेस हैं, वो काबिल बन चुके हैं ये नैरेटिव वार लड़ने में। मगर एक बात याद रखिए, ये जो भी असुरिक फोर्सेस हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। ऑलवेज देयर इज अ वार बिटवीन असुरिक फोर्सेस एंड दैविक फोर्सेस। द गुड थिंग इज दैविक फोर्सेस नेवर डाई, दे लूज टेम्पररीली बट दे कम बैक। बट द असुरिक फोर्सेस वो कभी जीत जाते हैं मगर अंत में उनकी हार होती है। बेसिकली देवतास हैव ड्रंक द अमृता सो दे आर इमॉर्टल एंड द राक्षसास हैवंट टेकन द अमृता सो दे आर नॉट इमॉर्टल। इसलिए जो भी दैविक फोर्सेस हैं वो हार जाते हैं मगर मिट नहीं जाते हैं। जो भी असुरिक फोर्सेस हैं वो जीत जाते हैं मगर अंत में वो मिट जाते हैं। वो ऑफ कोर्स उनके मिटने के बाद और एक असुरिक फोर्स आ जाता है। मगर इस साइकिल में अब 2020 से 2036 का जो समय है, इसमें हम आ चुके हैं ऐसे समय में जब दैविक शक्तियां जो हैं, दैवी शक्तियां वो जीत जाएंगी और जो भी असुरी शक्तियां पिछले कई सालों से डोमिनेट कर रहे थे उनका अंत हो जाएगा। दी एंड उनका अंत हो जाएगा और बाद में स्लोली नेक्स्ट फाइट के लिए नई असुरिक शक्तियां पैदा होंगी। मगर उनके मजबूत बनने में बहुत सारा वक्त लगेगा। इसलिए मिड 2030 से लेके कुछ साल तक दुनिया में धार्मिक और सस्टेनेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। थोड़ा सा धर्म रहेगा दुनिया में। अच्छा नरसिम्हा जी, मेरे आखिरी के 3 सवाल छोटे-छोटे हैं। हाँ? आपके क्या विचार हैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में? ये तो मुझे जरूर बताइए। मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, मगर नहीं विचार आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, जितना आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, नॉट कुंडली वाइज, ऑब्जर्व कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के। ऐसे लगते हैं कि वो बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही डायनामिक लीडर, वेरी ग्राउंडेड लीडर एंड वेरी कैपेबल लीडर। एस्ट्रोलॉजिकली आई वांट टू ऐड वन थिंग, जो भी उनका प्रमाण स्वीकार हुआ था, वो टेकिंग हुआ था, उस मुहूर्त की कुंडली जो है वो बहुत अच्छी है। उसमें दशम स्थान में बुधादित्य योग है और सूर्य जो है वो उच्च में है। बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशन हैं उस कुंडली में। इसलिए उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत ही कम्युनिकेशन सेवी रहेगा, उनका पीआर बहुत अच्छा रहेगा, वो अपना इमेज पे ध्यान रखेंगे और इमेज को बढ़ाते रहेंगे। वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही धार्मिक रहेंगे, धर्म पर उनका फोकस रहेगा। और एक बात है कि 6th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, इसलिए शत्रु जो हैं, दुश्मनों का अंत कर देंगे। जो भी भारत के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जो भी क्राइम सिंडिकेट्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट्स हैं, जिनको मजहब को यूज करके, मजहब का इस्तेमाल करके खड़ा किया गया था और स्ट्रेंथन किया गया था, उनको मिटाने में जैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किया था 2010 में, लेट 2010 में, उसी तरह करेंगे। वो साफ दिखता है इस कुंडली में। ये बहुत ही एग्रेसिव रहेगा, मगर जो भी
करते हैं, उसका पीआर बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए इमेज इमेज बहुत अच्छा रहेगा। मगर एक बात मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म कुंडलियों को देख के मुझे यकीन है कि पश्चिम बंगाल अपना जो पास्ट ग्लोरी है, जो चैतन्य महाप्रभु, जो रिसर्जेंस होएगा, हाँ। तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस, जो हाँ, परमहंस योगानंद थे, जो बामा खेपा थे, जो ऑल दीज स्पिरिचुअल स्टालवर्ड्स, उनका जो हेरिटेज है, पश्चिम बंगाल एक केंद्र बिंदु जैसा है आध्यात्मिक जी। भारत में, और उसे बहुत खराब कर दिया था पिछले कुछ दशाब्दों में, और ये सही होने वाला है आने वाले सालों में। और एक बात है, बंगालियों में एक बात है, वो एक्सट्रीम हो जाते हैं। अगर हाँ। कम्युनिस्ट हो तो एक्सट्रीम हो, अगर रिलीजियस बनो तो एक्सट्रीम बनो, इसलिए वो बहुत एक्सट्रीम बन जाएंगे। अच्छी बात है। अच्छा, अब हम आते हैं, आपके क्या विचार हैं हेमंता बिस्वा के बारे में? हेमंत बिस्वा जी कई दिनों तक उनके कई डिफरेंट कुंडलियाँ आ चुकी हैं मेरे पास, मगर किसी ने एडप्ट नहीं किया था। जब मैंने उनकी पास्ट देखने की कोशिश की उन कुंडलियों के आधार पे, इट डिड नॉट एड अप। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुंडली करेक्ट है, मगर जस्ट ये यस्टरडे आई गॉट ए चार्ट फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, और ये दिस एड्स अप, दिस आई थिंक दिस इज एन एक्यूरेट चार्ट, बट आई हैवंट स्टडीड डीप इनफ, सो आई विल in a future podcast I will say elaborately about Hemant Biswa ji, मगर based सर, on आपका आपने क्या, आपको देख के क्या लग रहा है? मतलब इनिशियल आपके इंप्रेशंस विचार क्या हैं? विचार क्या हैं आपके उनके बारे में? इनिशियल इंप्रेशंस ये हैं, एस्ट्रोलॉजिकली ये हैं कि ये बहुत ही काबिल लीडर हैं, बहुत ऊपर जाएंगे। और एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के अगर मैं उनको एक लॉजिकल पर्सन की तरह देखता हूँ, तो वो जानते हैं, लोगों की नाड़ी जानते हैं, लोगों को हाँ, कैसे इम्पना है जानते हैं। वो जी, बहुत ही ग्राउंडेड लीडर हैं, बहुत ही कैपेबल लीडर हैं। और कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि वो बिहाइंड द सीन्स अच्छा काम करते हैं, मगर लोगों के सामने आते हैं तो लोगों को जीत जाना, लोगों के हार्ट्स को, हृदय को जीत जाना नहीं आता है। मगर उनको देख के ऐसा लगता है कि लोगों के हृदयों को जीतना उन्हें अच्छी तरह आता है। मगर जैसे मैंने कहा है, एक एक्यूरेट कुंडली अभी मिली है, उसे हाँ। इन डेप्थ स्टडी करके मैं कुछ प्रिडिक्शंस उनके बारे में फ्यूचर में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको मैं कब फ़ोन करूँ, आप मैसेज करूँ, आप बता दीजिए। जैसे ही आप देखेंगे मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मुझे मैसेज। अच्छा, अब हम आखिरी उस पे आते हैं। मैंने मोदी जी का तो योगी आदित्यनाथ के बारे में आपके क्या विचार? उनकी एक्यूरेट कुंडली है मेरे पास, वेरी रिलायबल सोर्स से आया है। और उनका जो बर्थ डेट है विकिपीडिया में वो गलत है, ये एक्यूरेट बर्थ डेट है, उनका डेट भी गलत है। और ये कुंडली है, ये सब कुछ एडअप करता है जो भी उनके साथ पिछले सालों में हुआ था। आई एम हुँ, वेरी कॉन्फिडेंट इन द चार्ट, और उसके हिसाब से ये बहुत ही काबिल लीडर हैं। लोग समझते हैं कि ये कट्टर हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये बात करना जानते हैं कैंपेन टेल पे, और जब अपने डेस्क पे बैठे हैं तो काम करना भी जानते हैं। ये ऐसे आदमी है, इनकी कुंडली दिखाता है ऐसा काबिल आदमी जो मल्टीनेशनल कंपनीज कॉर्पोरेशंस में सीईओ रहा करते हैं। लोग जैसे ऊपर रह के जो भी सवाल पूछे, माइक्रो मैनेज नहीं जी, करे, मगर जो सवाल पूछ के लोगों को सही दिशा में स्टीर करना चाहिए, उस तरह का सवाल पूछना, ये बिल्कुल दिखता है उनकी कुंडली में। ये बहुत ही काबिल नेता हैं, और जो भी उनके साथ काम करते हैं शायद वो जानते हैं कैसे काबिल नेता हैं, और उनका बहुत अच्छा समय चल रहा है अभी। और मैं चाहता हूं कि मोदी जी ये टर्म फिनिश करे, मगर मेरा उनके पहले टर्म में भी मेरा प्रेडिक्शन था कि वो 3 टर्म जीतेंगे, और तीसरे टर्म में वो अपने आप किसी और को सौंप देंगे जाएँगे। प्रधानमंत्री का पद। मैं चाहता हूं कि वो कंटिन्यू करे 2029 तक, और फिर से जीत जाए चौथा टर्म भी। मगर तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मोदी जी चाहे अध्यक्ष बन जाए या कुछ और बने उनके साथ, मगर वो योगी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। मगर प्रधानमंत्री बने या न बने, वो नेशनल सीन पे तो आने वाले हैं आने वाले सालों में। वाह! ये इलेक्शन जो है आने वाले साल में, ये 2027 का इलेक्शन जीत जाएंगे बिल्कुल। जैसे मैंने कहा है, अखिलेश जी का अच्छा समय है, मगर इतना अच्छा नहीं है जैसा योगी जी का है। वो जिताएंगे, और जिताने के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी वेरी एक्टिव होंगे, और शायद प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। अब मैं आ रही हूँ आपके पास योगी जी की भी पत्री दोबारा दिखवाने, और हेमंता बिस्वा जी। नमस्कार, नमस्कार भाई जी। नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। हर हर महादेव।